इजरायल और हमास के इस चौथे युद्ध में हमास ने लगभग 4000 से ज़्यादा गोले दागे हैं, जिसमें ये गोले काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा घातक और सटीक थे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होता है कि किस तरीके से हमास ने अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, किस तरीके से उसने अपने पास गोले बारूद इकट्ठा किए और इजरायल को टक्कर देने के मुकाबले में आ गया। क्या है फुल स्टोरी ऑफ हमास, हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड हाउ डिड हमास ग्राउंड इट्स आर्सनल टू स्ट्राइक इजराइल, ये सारे डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी रिसेंट में क्या स्थिति है बिटवीन हमास एंड इजराइल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। मैं श्री शंकर तिवारी। आप मुझे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस फेसबुक के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में T@TCU5 राज ट्विटर पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड वीडियो की PDF के लिए आप मुझे t.me/examwarriorsbegins1 पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हम हमास के बारे में बताएंगे, इजराइल के बारे में बताएंगे और फिलिस्तीन क्या था, पैलेस्टाइन क्या था, उसके बारे में भी बताएंगे। और क्या वॉर है, क्या स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना इनकी स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि इजराइल की हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली इजराइल एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये जो मिडल ईस्ट आप देखते हो, जहाँ पर इजराइल के पड़ोसी देशों में इजिप्ट आता है, जॉर्डन आता है, सीरिया आता है और ऊपर लेबनान आता है। इसके अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो मेडिटेरियन सी, और नीचे की तरफ आप गल्फ ऑफ आराकोसा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो इजराइल को यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1947 के पहले यहाँ पर था ही नहीं। तो दिलचस्प होता है कि ये इजराइल की हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट टाइम में जो यहाँ का सिनेरियो है, उसमें ये जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हो, ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप पहले पैलेस्टीन का एक पार्ट था। फिलहाल पैलेस्टीन यहाँ पर नहीं रहा है। अब ये गाजा स्ट्रिप में हमास का कब्जा हो चुका है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो वेस्ट बैंक, जो कि यहाँ पर जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में का जो इलाका है, इसे कहते हैं क्या, वेस्ट बैंक। और इस वेस्ट बैंक में ही फिलहाल पैलेस्टाइन रहता है। मतलब पैलेस्टाइन कंट्री जो थी वो अभी के यहाँ पे है। लेकिन अगर पास्ट के हिस्ट्री को अगर आप देखो तो आप ये समझ सकते हो कि 1947 से पहले जो पैलेस्टीन की जो हिस्ट्री है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो आप ग्रीन पार्ट में देख रहे हो, ये 100% पैलेस्टाइन था। यहाँ पर ना ही कोई इजरायली था, ना ही कोई यहूदी था, ना ही कोई हमास था, और ना ही इस तरह की कोई दूसरी चीजें थी। बट फाइनली ये हुआ क्या था जो इस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज आया, और फाइनली 2020 में आप देख सकते हैं कि पैलेस्टाइन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये किस तरीके से ये चीजें हैपन हुई थी, बताते हैं कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो जर्मनी का जो लीडर था यानी कि हिटलर, उसका मानना ये था, या फिर जर्मनी के लोगों का मानना ये था कि जर्मनी की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी, उसका सबसे बड़ा रीजन थे यहूदी। यहूदियों की वजह से ही हार हुई थी। उनका कहना था कि यहाँ पर जर्मनी में यहूदी काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, और जब जर्मनी हारा था तो जो बाकी के देश हो, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, उनके साथ जो समझौते हुए थे, उस समझौते में जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। उस रिस्ट्रिक्शन की जो मेन वजह थी, वो ऐसा मानते थे कि यहूदी हुआ करते थे। यहूदियों ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, उन्होंने वॉर नहीं किया, जिसकी वजह से जर्मनी हार गया। और इसी की वजह से हिटलर ने अपने यहाँ पर यानी कि जर्मनी में 1939 में के बाद, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था या उसके पहले से ही, उसने यहूदियों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया और यहूदियों को मारने की मतलब बहुत सारी साजिशें की। कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, गैस चैम्बर बनाए गए, घाटोल्स में उनको रखा जाने लगा, और वहां पर लैक्स ऑफ जो यहूदी थे उनको मारे गए। गैस चैम्बर में एक बार में हजारों हजार यहूदियों को भर करके वहां पे गैस में उनको उनकी जान ले ली जाती थी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ था यहूदियों के साथ, और जितने भी यहूदी थे अपनी जान बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भाग गए थे। बट उन्हें कहीं किसी ने शरण नहीं दिया था। कुछ यहूदी थे जो पैलेस्टाइन भागकर आ गए थे, बट यहाँ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा था। फाइनली जब जर्मनी हार गया था, हिटलर की मौत हो गई थी, तो वहां पर भी कुछ समझौते हुए थे, और बहुत सारे ऐसे यहूदी थे जो अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, और बहुत सारे यहाँ पर आ गए थे पैलेस्टाइन में। फाइनली 1947 में, एक्चुअली 1940 जब 1944 में जर्मनी की जब हार हो गई थी,
तो वहां पर कुछ यूएन क्लॉज बनाए गए थे, यूनाइटेड नेशन बना था और उसने दुनिया में पीस लाने के लिए कुछ समझौते किए थे। उन समझौतों के अकॉर्डिंग यहूदियों को रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि अब जर्मनी में उनका रहना सेफ नहीं था। तो कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो सेफ तरीके से रह सकते थे। ऐसे में अमेरिका ने या फिर यूएन ने यहाँ पर एक जगह बनाई जिसमें पैलेस्टाइन और इजराइल नामक एक जगह बनाया। हालांकि पैलेस्टाइन तो ये ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पर जिन जगहों पे यहूदी आ चुके थे, जहां पर वो रहने लगे थे, उस जगह को इजराइल बना दिया गया। हालांकि जब इजराइल 1947 में बना था तो अरब कंट्रीज, चाहे वो जितने भी यूएई हो, कतर हो या फिर इसके अलावा इराक, ईरान, जो भी अरबियन कंट्रीज थे, उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी थी कि इस तरह का कोई कंट्री वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। फिलहाल के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी अरब कंट्रीज है जो इसराइल को एज अ कंट्री डिफाइन नहीं करती हैं। बट अभी के टाइम पे क्या है कि 1947 में जब इनका पार्टीशन हुआ था, तो यहाँ पर जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ये लगभग 40% टोटल एरिया का है, और इस टोटल एरिया में ये व्हाइट वाला पार्ट जो है लगभग 56% इजराइल है। तो कहीं ना कहीं ये सिनारियो किस तरीके से चेंज हो रहा है आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेड सी है जो जॉर्डन रिवर से कनेक्ट करके आता है। यहाँ पर डेड सी के वेस्ट में वेस्ट बैंक बोला जाने वाला ये पार्ट अब पैलेस्टाइन बोला जाता है। और फाइनली 1947 के बाद 20 साल बाद 1967 में भी एक यहाँ पे बॉर्डर लाइन इशू किया गया था, पीस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे हमेशा ही पैलेस्टाइन और इजराइलों के बीच में, दोबारा से यहाँ पर एक समझौता हुआ और अब पैलेस्टाइन और भी ज्यादा क्लोज हो गया था और भी ज्यादा छोटा हो गया था। तो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन की जो स्थिति थी वो कम होती जा रही थी। ऐसे में अभी के सिनारियो की बात करें कि 2020 में पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो काफी ही ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि जो इजरायली है, इजराइल की जो आर्मी है, वो लगातार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करती है और अपने एरिया को इंक्रीज करती है, और अब ऐसा लगता है कि पैलेस्टाइन का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो असली जो विवाद था, अभी जो 11 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला है बिटवीन इजराइल एंड हमास या फिर पैलेस्टाइन, वो सिर्फ इस वजह से चला था क्योंकि यहाँ पैलेस्टाइन यानी कि वेस्ट बैंक में एक जगह है जिसका नाम है यरूशलम। यरूशलम जो कि अभी पिछले 2018 में 2018 या 19 में यहाँ पर जो ट्रम्प थे उन्होंने बताया था कि इजराइल का जो कैपिटल है वो होगा यरूशलम। तो यरूशलम को कैपिटल घोषित तो अमेरिका ने कर दिया था, तब से इजराइल अपने कैपिटल यरूशलम ही मानता है। हालांकि यरूशलम जो है वो वेस्ट बैंक में है, जो कि एक पैलेस्टाइन के इलाके के अंदर आता है। यहाँ पर भी दो पार्ट डिफाइंड है, ओल्ड यरूशलम और न्यू यरूशलम करके यहाँ पे जगह है। तो यरूशलम में एक्चुअली ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीन धर्मों की सबसे फेमस प्लेसेस हैं। वो इस्लाम की है, यहूदियों की है और साथ में जो ईसाई होते हैं उनकी। इन तीनों की भी काफी सीक्रेट प्लेस यहाँ पर है। तो ऐसे में इस साल 2021 में यहाँ पर रमजान के टाइम पर जो मुस्लिम थे, इस्लामिक जो थे, वो यहाँ पर मस्जिद में अपना प्रे ऑफर कर रहे थे, तभी इजरायली ग्रुप की सैनिक यहाँ पर आती है और इनके ऊपर हमला कर देती है। तो जो ये हमला हुआ है उसी दिन से इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, और ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल कहता है कि यरूशलम उनका है। हालांकि इंडिया अभी भी इजराइल का जो कैपिटल है उसे तेल अवीव ही मानता है, इंडिया यरूशलम नहीं मानता है, क्योंकि इंडिया के जो रिश्ते हैं वो पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों के साथ है, इसलिए वो दोनों को ही मान्यता देता है। तो ये काफी ज्यादा विवादित मसला रहा है अभी तक की। तो इस वीडियो में आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पैलेस्टाइन जो कि टोटल एग्जिस्ट करता था अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और इजराइल की जो पावर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां पर 100% पैलेस्टाइन थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ 15% रह गए हैं। और अगर इस तरीके से अमेरिका अगर इसका इजराइल का साथ देता रहा तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा पैलेस्टाइन ही खत्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इलाका अब इजराइल के नाम से जाना जाने लगा। तो फाइनली अब हम चलते हैं कि आज का जो टॉपिक था वो किस तरीके से जो हमास है उसने इजराइल के ऊपर हमला किया और किस तरीके से अपनी पावर को स्ट्रेंथ किया। एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो हमास का एरिया है वो इजराइल के वेस्ट पार्ट में है, यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी के पास में है। तो इसके लिए यहाँ पर हमला करना काफी
ही ज़्यादा मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका भी है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। चलिए देखते हैं कि आज के टाइम पे जो हमास है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अल अजहर, एक यहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे मोहम्मद अबूश। उन्होंने कहा कि जो हमास ने इस टाइम, यानी कि इसके पहले हमास ने लगभग 4 बार यहाँ पे आक्रमण कर चुका है, लेकिन उस चारों आक्रमण से अभी का जो इनका हमला था वो काफ़ी ही ज़्यादा हाई था। एक्चुअली इनकी जो बॉम्बिंग थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इनका जो एक्यूरेसी था वो भी काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी ही ज़्यादा तगड़ा था। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हमास ने अपने जो बॉम्ब्स हैं या फिर रॉकेट हैं या मिसाइल्स हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया और किस तरीके से वहाँ पर उसने बढ़ाया। तो पहले हम जानेंगे कि हमास की जो क्रूड बॉम्ब्स थे, एक्चुअली जब हमास यहाँ पर डेवलप हुआ था 1987 की अप्रॉक्स में। हमास जो था 1987 में बना था। 1987 में बना था जब उसके पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं था कि वो मिसाइल या रॉकेट बना सके या फिर उसे छोड़ सके, बट उसके पास सिर्फ इतनी सी चीज थी कि वो क्रूड बम बना सकता था। जो हाथ से फेंके जाते थे, जो नॉर्मल थे, उनकी पावर उतनी ज्यादा नहीं थी और वो काफी ज्यादा डैमेजिंग नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे में वो इन बॉम्ब्स को किस तरीके से उसने लॉन्ग रेंज रॉकेट में चेंज किया, ये जानना काफी ही दिलचस्प होगा। फाइनली जब ये क्रूड बॉम्ब का यूज करते थे तो इनका वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ता गया और इन्होंने कासम नाम का रॉकेट बना लिया। कौसम नाम का ये जो रॉकेट है वो इन्होंने दूसरे कंट्री जैसे कि इराक, ईरान और सीरिया की मदद से यहाँ पर इसको बनाया, और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसका हमला जो क्रूड बॉम्ब्स होते हैं उससे काफी ही ज्यादा डैमेजिंग होता है। फिलहाल जब गाजा गाजा यानी कि कासम की जो स्ट्राइक थी इजराइल के साथ वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो 2005 में बिटवीन गाजा और इसराइल के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार इसराइल ने अपनी आर्मी को वहां से वापस बुला लिया था। ठीक है, इसराइल ने अपनी आर्मी को वहां से वापस बुला लिया था 2005 में, और तब से लेकर के जो इसराइल जो गाजा है वो अपनी आर्मी को दिन प्रतिदिन बढ़ाता ही रहा है। एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो यहाँ पर इसराइल का जो वेस्ट पार्ट है वहां पर जो गाजा है, गाजा का यहाँ पर एक पार्ट जो पेनिनसुला, इसको कहते हैं सिनाइन पेनिनसुला, जो इजिप्ट का एक पार्ट है। इस सिनाइन पेनिनसुला के रास्ते इजिप्ट और इजिप्ट से होकर के ये सूडान पहुंचते हैं और सूडान से इनकी काफी ही ज्यादा जो आर्सेनल्स हैं वो प्रोवाइड करी जाती थी। वो नेवल सीप के रास्ते या फिर इजिप्ट में बड़े बड़े टनल्स और जंगलों के माध्यम से यहाँ पर जो भी आर्सेनल, गोला बारूद और बड़े बड़े रॉकेट्स या मिसाइल्स जो होती थी, उनके जो इक्विपमेंट्स होते थे, उनके जो मटेरियल्स होते थे, वो इन रास्तों से होकर के गाजा पहुंचाया जाता था। इस काम को करने के लिए ये काफी ज्यादा मतलब दूसरे रास्तों का यूज करते थे, टनल्स का यूज करते थे, सीक्रेट प्लानिंग होती थी इनकी। लेकिन जब ऐसा कुछ पता चला तो जॉर्डन, इसराइल और इजिप्ट दोनों ने ही इसराइल की गाजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। लेकिन 2007 में जब पैलेस्टाइन यहाँ पर जो गाजा थी, गाजा में पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन 2007 में यहाँ पर हमास ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और पैलेस्टाइन को यहाँ से हटा दिया गया। जब पैलेस्टाइन यहाँ से हट गई और उसी समय 2008 के अकॉर्डिंग में यहाँ पर इजिप्ट में एक नई सरकार बनी। उस नई सरकार में इनकी सरकार थी और ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट होने के नाते एक्चुअली ये मुस्लिम इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे और गाजा जो था जहाँ पर हमास शासन करता था उसकी ये फॉलो भी करते थे, उसके अलाई भी थे। इस तरीके से इन्होंने वहाँ इजिप्ट में काफी ज्यादा छूट प्रोवाइड कर दिया था और इस तरीके से दोबारा से इनकी जो स्मगलिंग थी वो शुरू हो गई थी और जो विदेशी ताकतें थी अब जाकर के गाजा को हेल्प करने लगी थी। यहाँ सिर्फ इजिप्ट के राष्ट्र सूडान ही नहीं बल्कि ईरान की तरफ से और इराक की तरफ से भी गाजा को मदद मिलती थी और इस तरीके से हमास की जो पावर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली जब उसने इस तरीके से अपने यहाँ पे पावर बढ़ा ली और अपने यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइलों को बना लिया और इजिप्ट के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में उसने बहुत सारे मिसाइलों का बेड़ा बना लिया और फाइनली
इस तरीके से उसने अपनी मिसाइल की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली। लेकिन 2012 में जब यहाँ के प्रेसिडेंट चेंज हुए इजिप्ट के, तो दोबारा से वहाँ पर जो भी टनल बनाए गए थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, और उन रिस्ट्रिक्शन के बाद यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा था सूडान के रास्ते, वो अब बंद हो चुका था। इसके बाद अब गाजा या फिर हमास की ये मजबूरी थी कि वो अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाए। तो उनको अब अपनी इंडस्ट्री बनानी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए थी ताकि वो दोबारा से अपनी मिसाइलों को बना सकें और वो अपना जो वॉर गेम था उसको कंटिन्यू कर सके। इसके लिए उनकी सबसे बड़ी हेल्प की ईरान ने। ईरान ने उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर, और ईरान ने अपनी इंडस्ट्री भी वहाँ पर ओपन करी, और इस तरीके से ईरान ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। जब इन्होंने अपनी मिसाइलें बनाने शुरू करी तो इनके पास जो संसाधन थे या फिर जो इक्विपमेंट्स थे, टेक्नोलॉजी थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। हालांकि ईरान इनकी हेल्प कर रहा था, बट उनके पास नॉलेज दे रहा था, बट जो उसके साधन हो सकते थे उनकी कमी थी। इसलिए जो हमास के जो लोग थे वो इसराइल के द्वारा छोड़े गए मिसाइलों के जो बॉम्ब नहीं हो पाए थे, जो फायर्ड नहीं हो पाए थे, उनकी जो फायर पार्ट्स होते हैं उनको उन्होंने कलेक्ट किया। जो भी बॉम्बिंग मटेरियल होती है उनको कलेक्ट किया और दोबारा से रीयूज किया, रीशेड्यूल किया। इवन दैट उन्होंने ये भी किया कि जो भी पाइप्स जो होती थी, जो कहीं ना कहीं से चुरा करके लेकर आया गया था इसराइल से या फिर दूसरे कंट्री से, उन पाइप्स का इस्तेमाल किया गया रॉकेट्स की बॉडी बनाने के लिए। तो इन्होंने अपने रॉकेट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इस तरीके से इन्होंने फाइनली अपना रॉकेट बना ही लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमास के जो रॉकेट हैं वो पूरे इजराइल को कवर करते हैं। इनके पास लॉन्ग रेंज की भी रॉकेट्स होती हैं। हालांकि छोटे रॉकेट की बात करें जिसमें मोर्टार होते हैं, जो लगभग 6 माइल्स तक यहाँ पे वॉर कर सकते हैं। वहीं हम कासम रॉकेट की बात करें जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर में, ये होता है कॉसम रॉकेट, और ये कॉसम रॉकेट जो है वो 11 माइल्स तक यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा कार्टूस जो इनका नया वाला रॉकेट है, जो कि काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, 12.6 माइल तक वॉर कर सकता है, और इसी का अपग्रेडेड वर्जन 25 माइल्स तक वॉर कर सकता है। इनके पास और भी लॉन्ग रेंज के जो विदेशों से मंगाए गए जो रॉकेट्स हैं, उसमें ये तेल अवीव को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इवन दैट रिसेंट में जो वॉर हुआ है उसमें भी ये बातें बता आज देखने को मिली है कि उनके जो रॉकेट्स हैं वो तेल अवीव के ऊपर से भी गए थे। तेल अवीव यहाँ का इसराइल का सबसे ज़्यादा फेमस सिटी है और ये यहाँ की कैपिटल भी है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि किस तरीके से हमास ने अपनी पावर को ग्रो किया है, अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको ग्रो किया है, और इसराइल को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि किस तरीके से ईरान ने फाइनेंस किया था हमास को। एक्चुअली क्या था कि हमास ने ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया था उसकी हेल्प के लिए, उसकी ब्लूप्रिंट के लिए, और इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी है, जो मोटार टेस्ट है, जो टेक्निक्स है, उन सभी चीज़ों के लिए हमास ने ईरान के ऊपर फाइनेंस करने को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया था। तो इस तरह से ईरान की हेल्प से हमास ने अपने यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी को एनहांस किया। अब अगर अभी फिलहाल के सिनेरियो की बात करें तो जो इसका आर्सेनल डिस्प्ले है अकॉर्डिंग टू इजरायली मिलिट्री, इसराइल की मिलिट्री के अकॉर्डिंग बिफोर फाइटिंग, यानी कि जो अभी 11 दिन से जो वॉर चल रहा है ना, इस वॉर के पहले तक हमास के पास लगभग 7,000 रॉकेट्स हैं। हमास के पास लगभग 7,000 रॉकेट्स हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज के हो सकते हैं, जिसमें से इनकी जो सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी वाली है वो आर्चूस मिसाइल है, जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज की है। इसके अलावा कवरिंग नियरली ऑल ऑफ द इसराइल, है ना, तो ज़्यादातर एरिया इसराइल का कवर कर सकती हैं। इनके पास लगभग 300 एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा 100 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, और साथ में इनके पास अनमैन्ड एयर व्हीकल्स भी हैं जो इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। इसके अलावा इनकी जो आर्मी है लगभग 30,000 की यहाँ की आर्मी है, साथ में 400 नेवल कमांडोज भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर को स्ट्रेंथ देने के लिए हमास कोशिशें कर रहा है। फिलहाल इसराइल की एक और ओपिनियन है जिसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट वॉर की बात करते हैं कि अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें क्या हुआ। एक्चुअली हमास हैज अनवेल्ड न्यू वेपन्स लाइक अटैक ड्रोन्स, unmanned submarines and dispatched into the sea and unguided rocket called आयुस। तो अभी जो इजरायली जो मिलिटेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है
कि हमास ने कुछ नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों का इजाद किया है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, जैसे कि अटैक ड्रोन्स, अनमैन्ड सबमरीन, इनका यूज किया और ऐसे ऐसे रॉकेट्स यूज किए जो 250 किलोमीटर तक का कवरेज कर पाते हैं। Israel claims those new systems have been tried or failed to make direct strike। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अनगाइडेड मिसाइल हुआ करती हैं। अनगाइडेड मिसाइल डायरेक्ट नहीं कर सकती, वो कहीं भी जाके गिर सकती हैं। तो ऐसे में कहीं भी जब गिरती हैं तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। वो किसी बिल्डिंग पे गिर सकती हैं और किसी न किसी बड़े बिल्डिंग को हार्मफुल भी कर सकती हैं। ऐसे में इजराइल का कहना है कि जो हमास है उसका एम जो है वो मिलिट्री को डिस्ट्रक्शन करना तो है ही नहीं, क्योंकि अगर वो मिलिट्री को सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना चाहते तो वो गाइडेड मिसाइल का यूज करते और एक प्रॉपर वे में उनका इस्तेमाल करते। बट यहाँ पर कोई गाइडेड मिसाइल नहीं थी, वो कहीं भी किसी के भी घर पे गिर सकती थी, किसी भी बिल्डिंग पे गिर सकती थी। तो ये अनकंट्रोल था टोटली। तो ऐसे में कहना ये इनका जो इजराइल का जो आयरन डोम है उनका काफी ज्यादा हेल्प किया। आयरन डोम जो है वो काफी फेमस में रहा था क्योंकि आयरन डोम जो है वो इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है। जो भी बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स जो इजराइल हमास की तरफ से जो इजराइल पे आ रहे थे उनको वो हवा में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, हवा में ही डिफेंड कर रहा था और उनको मार करके गिरा दे रहा था। तो ऐसे में जो आयरन डोम था उसकी जो एक्यूरेसी जो बताई जा रही है वो 80 एवब बताई जा रही है। ज्यादातर जो यहाँ पे बताएगी जैसे कि 4000 जो मिसाइल छोड़ी गई थी उसमें से ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया गया था, या फिर कुछ वो मिसाइलें जो रिहायशी इलाकों में नहीं गिर रहे थे उनको छोड़ दिया जा रहा था, क्योंकि जो आयरन डोम है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है यहाँ पर इसराइल का और काफी ज्यादा एक्यूरेसी है उसकी, तो उसके ऊपर बिलीव करता है इसराइल। करंट सिनारियो की बात करें कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिलहाल तो वो रुक चुका है, उसको सीज फायर को लागू कर दिया गया है अब इजराइल और हमास के बीच में। बट यहाँ पर करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग लगभग 232 पैलेस्टाइन किल किए जा चुके हैं इन गाजा स्ट्राइक, including 65 children and more than 1700 people have been injured here, according to Gaza Hamas Run Healthy Ministry। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। ये 232 लोगों में कुछ गाजा स्ट्रिप के बच्चे भी हैं, लोग भी हैं और वहाँ की आर्मी भी है। इस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला था वो काफ़ी ही ज़्यादा हार्मफुल हो गया था गाजा के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं इजरायली की तो वहाँ पर लगभग 160 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें से ज़्यादातर मिलिट्री फाइटर्स हैं। इसके अलावा 12 सिविलियंस भी यहाँ पर मारे गए हैं और लगभग 600 लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। तो ये है इनका करंट सिनारियो। फिलहाल जो ये युद्ध है वो अब रुक चुका है, इसके ऊपर सीज फायर लगाया जा चुका है। आई थिंक कि ये जो नॉलेज मैंने आपको शेयर की आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ से मिला होगा। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और करेंट अफेयर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे रोजाना सुबह 6 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, सीसीएल का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी डिटेल में वहां पर आपको डिटेल करके आंसर को बताया जाता है, फिर आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो तथा शेयर करो, और किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट कर देना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।